हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। और इस वीडियो में हम आपको जो बिहार बोर्ड ऑफिशियली जो मॉडल पेपर जारी किया है 2022 के लिए, उसका बिल्कुल सही आंसर बताएंगे हम। ठीक है, तो जितने प्रश्न होंगे इसके पूरा हम लोग देखेंगे। आपको सबसे पहले देखेंगे ऑब्जेक्टिव, हम तब देखेंगे सब्जेक्टिव। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका पहला प्रश्न क्या है। यहाँ पर जो आपका ये ऑफिशियली मॉडल पेपर है जो कि बिहार बोर्ड जारी किया है, इसमें आपके 80% दिए जाएंगे आपके एग्ज़ाम में, फाइनल एग्जाम में। इसमें से किसी आपको 40 को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिएगा इसका पहला प्रश्न क्या है। यहाँ पे देखिए इसका पहला प्रश्न आपके सामने है। बोल रहा है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर है आपके, यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है जड़ में, पुष्प में, तना में और फल में। तो आप लोग याद कर रहा है क्या, पुष्प में जो होता है क्या होता है, उसका जनन अंग पाया जाता है पौधे के। तो इसका ऑप्शन भी बिल्कुल सही आंसर हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर आपके आ गया प्रश्न। बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ऑप्शन यहाँ पर है जंतुओं में, कवकों में, परजीवियों में, हरे पौधों में। तो आप सभी को मालूम ही होगा कि हरे पौधे क्या करते हैं, खाना अपना खुद बनाते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण किस में होता है आपका, तो आपके हरे पौधे में होगा। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए आपका प्रश्न तीसरा है। बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो उस क्रिया में जो O2 होता है किससे बाहर निकलता है। ऑप्शन दे रखा है जल में, जल से, ग्लूकोज से, CO2 से, डिक्टियोसोम से। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जल से। किससे, जल से क्या होता है आपका ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, बोल रहा है कि जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन दे रखा है यकृत में, अमाशय में, अग्नाशय में, मुंह में। तो याद रखिएगा कि जठर ग्रंथियाँ अमाशय में पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जितना भी आपको मैं आंसर बता रहा हूँ बिल्कुल आपका 100% सही आंसर है आपका। ठीक है, इससे ही आप लोग को याद कर लेना है। पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न है, बोल रहा है ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। किस में संपन्न होती है, स्टोमेटा में, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। यहाँ पर कोशिका द्रव में क्या होती है, संपन्न होती है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है आपके सामने। बोल रहा है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। इथाइल अल्कोहल जो बनता है वो किस श्वसन से बनता है। अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। देखिए अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन का होना जरूरत है, लेकिन अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन का होना जरूरत नहीं है। इसका ये जो श्वसन होता है बिना ऑक्सीजन का होता है, ये जो श्वसन होता है आपका ऑक्सीजन के साथ होता है। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है ना कि इथाइल अल्कोहल किससे बनता है। तो याद रखिएगा जो आपका अवायवीय श्वसन होता है उसमें क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल बनता है। यहाँ पर ऑप्शन इसका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, बोल रहा है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। ऑप्शन दे रखा है एड्रिनल, पिट्यूटरी, मेडुला और थायराइड। देखिए सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ये दिमाग में होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, तो याद रखिएगा ये भी प्रश्न आपका यकृत जो होता है सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग से पूछ रखा था कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन होता है, तो आपका पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8वां प्रश्न आपके सामने है। बोल रहा है कि बताइए कि पौधों के अवयवी भागों से जल के ह्रास की क्रिया क्या कहलाती है। यानी पौधों के जो अवयवी भाग होता है उसे जल कर निकलना क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न आपका 9 नंबर है। बोल रहा है कि घेंघा रोग पनपता है। तो ऑप्शन दे रखा है रक्त की कमी से, चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, मोटापा की कमी से। तो घेंघा जो होता है किससे कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। अगला प्रश्न है, बोल रहा है बताइए कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं। इसका ऑप्शन दे रखा है प्लाज्मा, यहाँ दे रखा है लिम्फ, सीरम, सफ़ेद रक्त कणिकाएँ। तो याद रखिएगा प्लाज्मा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को बोला जाता है प्लाज्मा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11वां प्रश्न है। बोल रहा है कि रक्तचाप मापने के लिए
जो उपकरण का उपयोग किया जाता है उसका नाम क्या है। मैं रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है स्टेथोस्कोप, एमीटर, लैक्टोमीटर, स्फिगोमोनोमीटर। तो इसका ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, बोल रहा है कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया किसमें पाई जाती है, तो ये पाया जाता है पौधों में। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ऑप्शन है ऊंट, घोड़ा, तिलचट्टा, मानव। तो याद रखिएगा तिलचट्टा यानी कॉकरोच में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, आपका 14 नंबर प्रश्न है, रक्त क्या है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है पदार्थ, ऊतक, कोशिका और इनमें से कोई नहीं। तो रक्त आपका ऊतक होता है। कभी कभी ऑप्शन में आपका ये ऑप्शन यहाँ पर दिया रहता है तरल संयोजी ऊतक। तो रक्त आपका तरल संयोजी ऊतक होता है। तो ऑप्शन में आपका ऊतक दे रखा है, उसी को आप लोग टिक कीजिएगा। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है। मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है। ल्यूकोसाइट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, यूरोक्रोम। तो याद रखिएगा जो मूत्र का रंग पीला होता है वो यूरोक्रोम की वजह से होता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो केचुआ क्या होता है, केचुआ आपका उभयलिंगी जंतु होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि यूरिया में रक्त कहाँ से प्रवेश करता है। ठीक है, देखिए यूरिया में जो रक्त होता है कहाँ से प्रवेश करता है। ऑप्शन दे रखा है वृक्क, फेफड़ा, यकृत और इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका लीवर होता है, यकृत से क्या होता है, यूरिया रक्त में खून में मिलता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यकृत से यूरिया खून में मिलता है और वृक्क से क्या होता है, निकलता है। तो ऑप्शन यहाँ पर पूछ रखा है कि रक्त में यूरिया जो होता है रक्त में कहाँ से मिलता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यकृत से, लीवर से मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, बोल रहा है कि जय आवर्धन प्रदर्शन करने वाला रसायन क्या है। तो आपका हो जाएगा इसका सही आंसर, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी DDT होता है, जो कि जय आवर्धन प्रदर्शन करने वाला रसायन होता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा DDT। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है। तो शाकाहारी जो जीव होते हैं क्या होते हैं, वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है प्रश्न आपके 20 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है ना। यहाँ भूमिगत जल का उदाहरण पूछ रहा है। तो कुआं, नदी, समुद्र, तालाब। देखिए तीनों एक जैसा वाला है ये, और सबसे अलग दिखाई दे रहा है कुआं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। ये जो कुआं होगा आपके भूमिगत जल का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए बोल रहा है कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है, ये किसने कहा। तो यह डार्विनवाद है। ये क्या है आपका, डार्विनवाद। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि हरे पौधे कहलाते हैं। तो हरे जो पौधे होते हैं वो आपके कहलाते हैं उत्पादक। क्या कहलाते हैं, उत्पादक। तो इसका ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंडोत्सर्ग का कारण क्या होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका एलएच। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ाई किए होंगे किताब, तो किताब के अंदर से प्रश्न पूछा गया ये, तो इसका हो जाएगा एलएच। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आपका 24 क्वेश्चन बोल रहा है कि लैंगरहैंस की दीपकाएँ कहाँ पाई जाती है। लैंगरहैंस की दीपकाएँ कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन दे रखा है अंडाशय, अमाशय, अग्नाशय, वृक्क। तो लैंगरहैंस की दीपकाएँ जो होती है वो अग्नाशय में पाई जाती है, और ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, बोल रहा है कि थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है। थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है उसका संश्लेषण करने के लिए किसका होना जरूरी है। तो याद रखिएगा आयोडीन का होना काफ़ी जरूरी है। बिना आयोडीन के थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निश्चल कणिकाएँ पाई जाती है, किसमें पाई जाती है ये। तो ये पाया जाता है आपका नेफ्रॉन में, न्यूरॉन में। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 26 का ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जो कणिकाएँ पाई जाती है आपका न्यूरॉन में पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। आपका अगला प्रश्न है, बोल रहा है कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो मानव मस्तिष्क का वजन होता है 1.4 तक होता है केजी तक, यानी 1 केजी 400 ग्राम, और उससे कम भी हो सकता है। तो आपके ऑप्शन किस में हो जाएगा आपका सी में, यानी 1.5 केजी से 1.4 केजी, यानी 1200 ग्राम से
1400 ग्राम। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 27 के। 28 आपका प्रश्न बोल रहा है कि निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। देखिए, निकट दृष्टि दोष हो चाहे दूर दृष्टि दोष हो, ये दोनों को जो लेंस दूर करने के लिए जो लेंस लगाया जाता है उससे प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो आपका वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में कौन प्रयुक्त होता है। तो सबको मालूम है कि उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30 प्रश्न है, बोल रहा है कि बताइए कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या हमेशा क्या बनता है आपका, देखिए आभासी भी बनता है, सीधा ही बनता है, छोटा ही बनता है। तो इनमें सभी इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। आपको सबको मालूम होगा कि ऊर्जा के एसआई मात्रक आपका जूल होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आकाश का रंग नीला, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का कारण है। तो ये आपका प्रकाश के परिकिरणों के कारण है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि समान नेत्र के लिए अस्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितना होता है। 25 सेंटीमीटर होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं 25, ये मीटर में दिया ही नहीं होगा, आपका नीचे दिया होगा, यहाँ पर देख सकते हैं नीचे आपका 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है किसी उत्तल लेंस का जो फोकस है 50 सेंटीमीटर है तो उसका क्षमता कितना होगा। देखिए, जो आपका क्षमता P होता है वो फोकस का उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है, 1/f होता है। और क्षमता जो आपका सेंटीमीटर में होना चाहिए, तो 1/, फोकस कितना दिया है इसमें 50 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ 50 भरेंगे तो सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग करेंगे। 100 से भाग करेंगे तो ये 100 आपका चल जाएगा ऊपर। तो 100 कितना होगा 50, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और आपकी उत्तल लेंस का जो क्षमता होता है प्लस में होता है, तो आपका कितना आ जाएगा आपका +2 डायोप्टर। आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिए कि जब भी फोकस आपका सेंटीमीटर में दे रखा हो तो 100 में आप जो फोकस दिया होगा उससे भाग कर देंगे। तो फोकस कितना दिया आपका 50 दिया है, तो 50 से भाग करेंगे 100 में तो कितना आ जाएगा 2, यानी 2 डायोप्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उत्तल लेंस का जो क्षमता होता है प्लस में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, बोल रहा है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। एक प्रिज्म आपका 5 सतहों से घिरा होता है। ये प्रश्न हमने आपको बहुत बार कराया, जितना प्रोसेस में आया है, जितना प्रश्न आपको ये इसमें दिया गया है मॉडल सेट में, सही प्रश्नों को हमने करा दिया है पहले ही। आप चेक कर सकते हैं जाकर, वीडियो आप प्ले लिस्ट बनाए हैं उसमें हम सब आपको करा दिए हैं ये प्रश्न ये। ठीक है, आगे देखिए, बोल रहा है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है। पुतली द्वारा, परिचर्का द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पश्चमाभी पेशियों द्वारा। तो याद रखिएगा पश्चमाभी पेशियाँ क्या करती है, तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को बदलती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। देखिए, प्रकाश के परावर्तन पूछे चाहे अपवर्तन पूछे, दोनों का दो नियम है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बोल रहा है कि फोटोग्राफिक कैमरा का उद्देश्य कैसा होता है। तो इसमें लगा होता है उत्तल लेंस। आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन के बाद किस बिंदु से गुजरती है, तो गुजरती है आपका फोकस से। तो इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, बोल रहा है कि यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा, इसका क्या नहीं होगा। ठीक है, तो इसका वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। ठीक है, देखिए एक वर्णीय मतलब कि एक रंग, तो किसी प्रिज्म से अगर एक रंग को किरण गुजारेंगे तो उसका वर्ण विक्षेपण नहीं होता है। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि पवन विद्युत यंत्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है, कौन करती है। उच्च दाब की हवा, स्थिर हवा, गतिमान हवा, इनमें कोई नहीं। तो इसका जो गतिमान हवा होगा वही क्या करती है, कुंडली को घुमाने का काम करती है। तो 41 का ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपका है, बोल रहा है कांच की अवतल लेंस की वाई में शक्ति होती है। कांच के अवतल लेंस की वाई में शक्ति क्या होगा, तो आपका हो जाएगा ऋणात्मक, माइनस में हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। आयोडीन, ग्रेफाइट, सल्फर, हीरा। देखिए, ग्रेफाइट जो होता है आपका क्या होता है, धातु होते हुए भी क्या होता है आपका सुचालक होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें कौन सुचालक है, तो आपका ग्रेफाइट क्या है, सुचालक है। ठीक है, आगे देखिए आपका 43 हो गया ना। 44 बोल रहा है, बताइए कि वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल लेंस की फोकस दूरी कितना होगा।
कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है, r/2, तो 100 में भाग करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, यानी फोकस कितना आ गया आपका 50 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बोल रहा है 45 कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अविलंब से विचलित हो जाती है। तो जब भी सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विद्युत धारा मापने वाले, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो आप सभी को मालूम होगा कि उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जनित्र बोलते हैं, जनित्र। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का जो पारंपरिक स्रोत है वो क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस, कोयला। तो कोयला आपका क्या होता है, पारंपरिक स्रोत होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 देखिए, 48 कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नलिखित में प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा। 48 का आंसर हमें कंफर्म नहीं है, इसे आप लोग कंफर्म करके कमेंट करना है। ठीक है, और कंफर्म होते ही मैं यहाँ पर ऑप्शन इसका सही आंसर लगा करके मैं पिन कर दूँगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में इसका हम आंसर इसको हम दे देंगे। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न बोल रहा है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो क्या है, हमारे कितना की होती है। ठीक है, तो 220 वोल्ट का होता है। हमारे घर में जो होता है एसी होता है, एसी करंट होता है। तो 220 एसी करंट, यहाँ पर 220 वोल्ट प्रतिरोधी धारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 49 देखिए, 49 प्रश्न बोल रहा है कि जास्ता की परमाणु संख्या क्या है। तो जास्ता का परमाणु संख्या आपका 30 होता है। ठीक है, तो आप लोग देखिए परमाणु संख्या से एक प्रश्न जरूर रहेगा, तो आप लोग को 1 से लेकर के 30 तक कम से कम याद रखना है आप लोग को। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, इस तरह से सबका परमाणु संख्या आप लोग को याद रखना है, संकेत याद कर लेना है, क्योंकि इसमें एक परमाणु संख्या से संबंधित एक प्रश्न आपका जरूर आएंगे ही आएंगे। आगे देखिए, बोल रहा है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसमें भी Na2CO3 है, यहाँ भी Na2CO3 है, यहाँ भी Na2CO3 है। यहाँ पर जल के 7 भाग है, यहाँ पर जल के 1 भाग है, यहाँ पर जल के 5 भाग है, यहाँ पर जल के 10 भाग है। जिसमें जल का 10 भाग होता है उसे बोलते हैं धोबिया सोडा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आपका अगला प्रश्न जो सामने है आपके स्क्रीन पे, बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारक है। इनमें कौन प्रबल क्षारक है, तो आपका जो ऑप्शन सी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रबल क्षारक हो जाएगा। और ये जो आपके हो जाएंगे सब ये दुर्बल क्षारक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 53 नंबर सवाल देखिए, बोल रहा है कि हेमेटाइट निम्नलिखित में किस धातु का यक्ष है। हेमाटाइट किस धातु के यक्ष है, जिंक का, लोहा का। तो लोहा का है, क्या लोहा के है। ऑप्शन ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आगे देखिए, अगला प्रश्न बोल रहा है कि सल्फाइड यक्ष का सांद्रण निम्नलिखित में किस विधि द्वारा होता है। सल्फाइड यक्ष का सांद्रण किस विधि द्वारा होता है, तो ये होता है आपका फेन पलवन विधि से होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि बताइए कि ZnO यहाँ पर अपक्रिया दे रखा है, किस प्रकार की अपक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है जिंक अकेले है और जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो क्या बन रहा है, जिंक ऑक्साइड बन रहा है। तो ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण अपक्रिया यानी उपचयन अपक्रिया। तो इसका ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी उपचयन। ठीक है, 56 प्रश्न बोल रहा है ग्लूकोज का अणु सूत्र क्या होता है। अणु सूत्र क्या होता है, तो होता है C6H12O6 होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 57 प्रश्न है, बोल रहा है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है, तो आयनित होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अम्ल का होता है जल में आयनित होता है, इसीलिए क्या होता है, अम्ल विद्युत का सुचालक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आपका नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि लिथियम के 72 सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए, लिथियम का परमाणु संख्या 3 होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 1 हो जाएगा, तो 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बचा, 1 बचा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि आवर्त चांदनी के शून्य समूह का तत्व कौन है। शून्य मतलब कि लास्ट वाला 18वां वर्ग का कौन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, सोडियम है, हीलियम है। ठीक है, याद रखिएगा 6 जो तत्व है वो शून्य तत्व का, शून्य वर्ग का तत्व है। हाइड्रोजन है, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनोन है, रेडॉन है, ये सब तत्व क्या है, आपके शून्य वर्ग का तत्व है। और शून्य वर्ग का तत्व में क्या संयोजकता क्या होता है, 0 होता है, ये आखिरी गैस है। आगे देखिए, बोल रहा है प्रश्न आपके
निम्नलिखित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? तो आपका जो फ्लोरीन होता है F, तो आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है तो 60 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बोल रहा है कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? देखिए आपका होता है एनोड, एक होता है कैथोड। कैथोड पर माइनस चिन्ह होता है, एनोड पर प्लस चिन्ह होता है। और एनोड जो होता है, एनोड प्लेट जो होता है वो अशुद्ध धातु के बना होता है, और कैथोड प्लेट जो होता है प्लेट शुद्ध धातु का बना होता है। तो बोल रहा है कैथोड से क्या निकलता है? तो कैथोड से आपका हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है। और एनोड पूछेगा तो एनोड से आपका ऑक्सीजन निकलता है। यहाँ पर हम लोग से पूछ रखा है कौन सी? कैथोड। तो कैथोड से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन H निकलेगा। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न बोल रहा है हमारे शरीर का pH मान कितना होता है? ऑप्शन सी हो जाएगा 7.0 से 7.8 होता है, ठीक है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में यौगिक में कौन अम्ल है? इसमें कौन अम्ल है देख सकते हैं यहाँ पर। तो अम्ल आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4 क्या अम्ल है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन संश्लेषित सूचक है? हल्दी, लिटमस पत्र, मेथिल ऑरेंज और लाल पत्ता गोभी। देखिए जो संश्लेषित सूचक है वो कौन है? आपका मेथिल ऑरेंज जो है वो सूचक क्या है? संश्लेषित है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बनाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कॉपर पेराइट्स का रासायनिक संगठन क्या है? कॉपर पेराइट्स का रासायनिक संगठन क्या है? तो CuFeS2 होता है। इसे आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बोल रहा है कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन है? प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन है? जिंक है, सोना। तो सोना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। जो सोना होता है मुक्त अवस्था में पाया जाता है, फ्री में पाया जाता है। आगे देखिए, बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? देखिए सबसे अधिक अभिक्रियाशील पूछ रहा है तो आपका चांदी और सोना तो होगा नहीं। पहले बात कौन बच गया? आपका जिंक बच गया और कॉपर बच गया। तो कॉपर और जिंक में कौन मतलब कि अधिक अभिक्रियाशील होगा? तो आप लोग देखे होंगे, पढ़े होंगे कि कॉपर सल्फेट से जब जिंक अभिक्रिया करता है तो जिंक क्या करता है? कॉपर को निकाल लेता है। इसका मतलब कि जिंक क्या है? जिंक आपका अधिक क्रियाशील हो गया। तो यहाँ का आंसर हो जाएगा आपका जिंक आपका अधिक क्रियाशील हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है। बोल रहा है कि किसी धातु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है। किसी धातु के बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकता है? तो धातु में जो बाह्यतम सेल में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है वो 3 से अधिक होता है, 4, 5, 6, 7 हो सकता है। तो ऑप्शन सबसे आपका सही आंसर, सटीक आंसर कौन होगा? आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बोल रहा है कि पीतल निम्नलिखित में किसका मिश्र धातु होता है? तो ये आपका होता है कॉपर और जिंक का होता है। तो इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोल रहा है कि बोलिए कि निम्नलिखित में से प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में कौन अवयवी है? इसमें कौन समवायी है? सॉरी, यहाँ बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन समवायी है? तो इसको आप लोग को पढ़ना होगा। पहले आप लोग पहले बुक में पढ़े होंगे समवायी क्या होता है, समवायता क्या होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर एथिल एल्कोहल क्या होता है? एथिल एल्कोहल और डाइमेथिल जो होगा आपका क्या होगा? अब का समवायी हो जाएंगे। तो ऑप्शन इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, बोल रहा है कि बताइए कि CH3OC2H5 का IUPAC नाम क्या है? IUPAC का आंसर क्या है? देखिए इसमें 80 प्रश्न दिया है। तो 80 प्रश्न में मान लीजिए कि आपको सॉल्व कितना करना है? 40 का सॉल्व करना है। तो आपके फाइनल एग्जाम में जा रहा है एग्जाम देने के लिए, तो आपको 40 प्रश्न याद नहीं है तो क्या दिक्कत है? आपको 40 ही तो बनाना है ना। तो बहुत स्टूडेंट घबरा गए हैं कि कुछ प्रश्न भारी भारी पूछ दिया गया है मॉडल सेट में। तो ठीक है भाई, अगर मॉडल पेपर में भारी भारी यहाँ पर दे दिए गए प्रश्न, तो ऐसा है अगर आपके फाइनल एग्जाम में जो भारी रहता है उसको छोड़ दो, जो आपका हल्का बचा है उसी को करो, ठीक है। तो आप लोग घबराना नहीं है, जो आपके आसान लग रहा है उसी को सॉल्व करना है। तो इसमें क्या जो IUPAC नाम के अनुसार इसका नाम क्या होगा? तो 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेथॉक्सी एथेन हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, बोल रहा है कि बताइए कि इसमें लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है? तो फेरस ऑक्साइड बनेगा आपका Fe3O2 बनता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 73 के भी नहीं, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा, ठीक है।
अगर देखिए बोल रहा है कि एक तत्व के परमाणु संख्या 16 है, आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग का संख्या क्या होगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट में करना है, कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितना लोग सही आंसर देते हैं इसका। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? कौन सी धातु जो होती है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो जो कापर होता है, केवल कापर ही अम्ल के साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, बाकी सब करता है। तो 75 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपका, एक मिश्र धातु में 90% कॉपर और 10% टीन है, तो इस मिश्र धातु का नाम क्या है? याद रखिएगा, ब्रॉन्ज बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? ब्रॉन्ज। 90% कॉपर और 10% टीन को बोलते हैं ब्रॉन्ज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर बनाता है? क्या बनाता है? जिंक जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती है? तो 78 के आंसर आपका सी हो जाएगा। जो चांदी होगा वो क्या करता है? अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न है, यस्क में उपस्थित अपद्रव को क्या कहते हैं? यक्ष में जो उपस्थित होते हैं अपद्रव जो होते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे गैंग बोलते हैं। गैंग ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बोल रहा है, निम्नलिखित में किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जा सकते हैं? आघात वर्धनीय, ऊष्मा चालकता, तन्यता के कारण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जितना तनेगा उसे तन्यता के कारण क्या बना सकते हैं हम लोग? धातुओं के तार बना सकते हैं। तो किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जा सकते हैं? तो इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।